हेलो एंड वेलकम टू प्रिपेयर आईएएस। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ओजोन डिप्लेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उस ओजोन डिप्लेशन के आगे का टॉपिक है, यानी ओजोन से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक ओजोन डिप्लेशन से नहीं बल्कि ओजोन कंजर्वेशन के जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं, जो वैश्विक प्रयास हैं, जिन प्रयासों से ओजोन डिप्लेशन को बचाए जाना निश्चित किया गया है, या कुछ वैश्विक प्रयास जिनसे ओजोन डिप्लेशन को रोकने का प्रयास किया गया है, उन प्रयासों की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे वियना कन्वेंशन की, हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, और ऐसा ही एक समझौता हम बात करेंगे किगाली एग्रीमेंट की। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 1970 और 80s के डिकेड से 1970 और 80 के दशक में जब इंटरनेशनल लेवल पे ये समझा जाने लगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं, जो ओजोन को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में 1985 में जब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ जिसने ओजोन डिप्लेशन के बारे में सोचने का पहला इंटरनेशनल प्रयास, जिसे ओजोन डिप्लेशन के बारे में पहला इंटरनेशनल एफर्ट माना जाता है। तो एक एक करके देखते हैं हम। पहला कन्वेंशन जो है वियना कन्वेंशन। देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर के ग्लोबली यानी विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया और 1988 में यह इम्प्लीमेंटेड होना शुरू हुआ। ठीक है, तो 1985 में जब वियना कन्वेंशन आया और विश्व स्तर पर ओजोन को लेकर के एक मुहिम शुरू हुई। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि वियना कन्वेंशन ओजोन परत की सुरक्षा के लिए आया था। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए आया था। ठीक है, यानी ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए आया था। ठीक, ऐसा मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ओजोन और मॉन्ट्रियल में एक बेसिक फ़र्क है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए आया था, यानी उसका फोकस किस पे था? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पे था, ओडीएस पे था। और वियना कन्वेंशन किस पे, इसका इम्पैक्ट किस पे था? ये था ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, यानी अगर एक स्टेटमेंट आए कि वियना कन्वेंशन क्या है, तो वियना कन्वेंशन एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है, यानी मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है। ठीक है, और इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आए कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है, तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन वियना कन्वेंशन है जो 1985 में आया और 88 में इम्प्लीमेंटेड शुरू हुआ, जो क्या है? मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब जो बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जो प्रयास हैं उनके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया। ओजोन परत की सुरक्षा के प्रयास के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया और इसीलिए इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं। 2009 एक टाइम आता है, ये सारे टाइमलाइन याद रखेंगे, कभी कभी टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछता है, तो कहता है 2009 में भी एक टाइम आता है जब वियना कन्वेंशन को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बनता है। तो ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को 2009 में वियना कन्वेंशन ने इसे प्राप्त किया। 2009 में वियना कन्वेंशन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन को पाने वाला पहला कन्वेंशन कौन था, तो 2009 में वियना कन्वेंशन था। ठीक है, एक बात और है कि वियना कन्वेंशन में सीएफसीज के उपयोग में कमी लाने के लिए कोई ऐसा बाध्यकारी नियम नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर पूछ लिया गया या स्टेटमेंट में इस लाइन को दे दिया गया कि क्या सीएफसी का जो यूज़ है वो सीएफसी का यूज़ में कमी लाने के लिए वियना कन्वेंशन में कोई बात कही गई है, तो नहीं, ऐसा कोई बाध्यकारी नियम वियना कन्वेंशन में नहीं लाया गया है। ठीक है, इसको किस में जगह दी गई है? इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जगह दी गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए, अभी तक वियना कन्वेंशन किस लिए था? वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए था, लेकिन पहली बार ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थ, देखिए ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर, दोनों बातें कह रहा है कि उसके प्रोडक्शन पर और उसके
कंजम्पशन पर दोनों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए हस्ताक्षर किए, जो आज तक विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। और 1 जनवरी 1989, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी 1989 की बात कर रहे हैं, 1989, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो था वो वियना कन्वेंशन का 88 में शुरू हो रहा है, तो ऐसे ही 16 सितंबर 1987 में साइंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी होना शुरू हुआ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि ये भी स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में या इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEP की भूमिका है या नहीं है। तो आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे कि UNEP यूनाइटेड नेशन वुमेन प्रोग्राम की भूमिका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंटेट करने में बिल्कुल है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ पे वियना कन्वेंशन कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था, वहीं पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक क्या है, बाध्यकारी समझौता है। मतलब आप बाध्य हैं, जिस देश ने इसमें साइन किया वो बाध्य है इसको मानने के लिए। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जो विकसित देश थे, उन्हें 2000 तक, ये लाइन याद रखिएगा कि उन्हें सन 2000 तक CFC के उपयोग एवं उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को कहा गया। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट को ऐसे ही याद रखेंगे हम कि 1987 तक 1987 का ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता था, उसमें विकसित देशों को 2000 ईयर तक CFC के उपयोग यानी उसके कंजम्पशन और उसके प्रोडक्शन को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित करने को कहा गया, जिसमें मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो था उसको 2005 तक का टाइम दिया गया कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म को 2005 तक का टाइम हम दे रहे हैं, आप इसको तब तक ख़त्म कीजिए। और इस जो एक गोल दिया गया कि आपका लक्ष्य है कि आप इस लक्ष्य को पूरा करें, उस लक्ष्य को चरणबद्ध रूप से दिया गया था और कहा गया कि 1994 तक अपना जो कंजम्पशन है और उत्पादन को 1986 के लेवल पे लाइए और 2000 तक पूरी तरह बंद करना था। तो 1994 में 86 के लेवल पर ला करके 2000 तक बंद करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। देखिए अब लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए इसके बार बार संशोधन करने पड़े, बार बार इसमें संशोधन करने पड़े। देखिए संशोधनों के लिस्ट 7 संशोधन हो चुके हैं। 1990 में लंदन में, 1991 में नैरोबी में, 1992 में कोपेनहेगन में, फिर बैंकॉक में, वियना में, मॉन्ट्रियल में और फिर बीजिंग में इसमें काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो विकासशील देशों के लिए क्या कहा गया कि विकासशील देशों के लिए, जहाँ विकसित देशों को 2000 तक की बात कही गई, तो विकासशील देशों के लिए क्या कहा गया कि विकासशील देश 2010 तक, तो 2010 तक CFC के प्रोडक्शन और CFC के कंजम्पशन को बंद करने के लिए टाइमलाइन दी गई। डेवलप्ड कंट्रीज़ को कब दी गई थी? 2000 तक, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2010 तक। उसके बाद विकासशील देशों को, इसके तहत उन विकासशील देशों को छूट भी मिलती है जिनका ईयरली एमिशन 0.3 किलोग्राम पर पर्सन है। यानी ऐसे देशों को इसके तहत, यानी इस जो गोल था 2010 का, उसके तहत विकासशील देशों को कुछ छूट भी मिलती है, कुछ छूट भी दी गई है ऐसे देशों को कि जिनका जो पर पर्सन कार्बन एमिशन है वो 0.3 किलोग्राम है, ऐसे देशों को छूट भी दी गई। बाद में कई संशोधन हुए ही इसमें।
अभी मैंने दिखाया कि बाद में देखिए संशोधन इसमें हो रहे हैं, लंदन में, नैरोबी में, कोपेनहेगन में, बैंकॉक में, वियना में। तो बार बार इस संशोधन में ऐसे गोल्स भी तय किए गए कि इसे जो इसका मेन गोल था, यानी ओडीएस को प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन को रोकना, उसे पाया जा सके। ठीक है। इसी बीच अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देश थे जिन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देश थे जिन्होंने ये प्रस्ताव किया कि इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो आप इसमें संशोधन करें, और अन्यथा फिर हम इसमें इस संधि से हटेंगे। इस तरह की बातों से बहुत सारे विकसित देश, स्पेशली अमेरिका ने कही। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस के सब्सटेंस के लिए था, यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए था। तो इसमें एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और ऐसे तमाम क्षेत्रों में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से वो जो ओडीएस थे उनके प्रोडक्शन में कमी आई। क्यों? क्योंकि इसीलिए इसे सबसे सफल समझौता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब से एक तो बाध्यकारी था, जहाँ पे बाध्यता की कमी थी वियना कन्वेंशन में, वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? एक बाध्यकारी था, जिसका सीधा इम्पैक्ट क्यों, देखिए इसमें दो पार्ट में डिवाइड करके इसको जान सकते हैं कि विकसित देशों में तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा पार्ट इसका है कि जो विकासशील देश थे, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, जहाँ पर इसका कंजम्पशन होता था, इंडस्ट्रियल एरिया थे, वहाँ पर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कमी आई। और 2010 से प्रोटोकॉल का जो एजेंडा था, प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। यानी 2010 से अब इसी प्रोटोकॉल में HCFC की बात आ गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भी धीरे धीरे बात करने की बात आई। इसी क्रम में 2015 में दुबई में 27th MOP, यानी दुबई में मॉप की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ पार्टीज़ की बात हुई। तो उसमें HCFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दुबई पथवे एक एग्रीमेंट हुआ, एक डायलॉग हुआ, या कह सकते हैं कि एक नियमावली बनी, जिसे दुबई पथवे कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुबई पथवे संबंधित है किससे, तो 2015 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ पार्टीज़ की जो बैठक हुई, उसमें HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को के इमिशन प्रोडक्शन को रोकने के लिए किस एग्रीमेंट में या किस देश में सम्मेलन हुआ था? तो दुबई पथवे में हुआ था। ठीक है। और एक ऐसी ही रिसर्च है, एक ऐसा ही स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत HFCs में कमी लाने के लिए इस सदी के अंत तक, मतलब इस सेंचुरी के लास्ट तक 0.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान में कमी ला देगा। यानी HFCs में अगर हम कमी ले आएँ तो इस सदी के अंत तक लगभग आधा डिग्री सेल्सियस ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा? ओजोन परत को संरक्षण में मदद मिलेगी। तो दुबई पथवे किससे संबंधित है? HFCs से संबंधित है। और HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे बात करने की बात कब की गई? 2010 में की गई। ठीक है। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ODS के लिए था, जिसमें विकसित देशों को 2000 तक का समय दिया गया था, विकासशील देशों को 2010 तक का समय दिया गया था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन को 2005 तक का समय दिया गया था। ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि जो इसी क्रम में एक और प्रमुख समझौता आता है, जिसे हम रवांडा में हुए सम्मेलन के तहत किगाली समझौता कहते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने देखा कि वियना कन्वेंशन किस लिए था? वियना कन्वेंशन था
ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओडीएस के लिए, यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को रोकने के लिए। तो वहीं पे रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में MOP 28 यानी मॉन्ट्रियल पार्टीज़ के 28वीं बैठक में, जिसमें 197 कंट्रीज़ ने 197 देशों ने हिस्सा लिया। और किस लिए हिस्सा लिया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। अब क्वेश्चन आ गया कि रवांडा एग्रीमेंट किगाली एग्रीमेंट किस लिए है? तो किगाली एग्रीमेंट अक्टूबर 2016 में हुआ, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs श्रेणी की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कमी लाने के लिए एक समझौता हुआ, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें ईयर 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। कितना? अभी क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए कितना कमी लाने को रखा गया? 0.5 डिग्री सेल्सियस कमी लाने के लिए रखा गया। ठीक है, ये इसका लक्ष्य दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो जब 0.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखा गया तो किगाली समझौता क्या था? 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सब्सटेंसेस थे, उन गैसें शामिल थीं, उसमें संशोधन किया गया और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। तो किगाली एग्रीमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो भी गैसें थीं उनको क्या किया गया? उनको शामिल किया गया। तो इसे संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 के सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। यानी 2019 में जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत, यानी उस सम्मेलन के तहत अब क्या होगा? अब क्या हुआ? अब ये किगाली एग्रीमेंट के तहत जो HFCs श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसेस थीं उनको भी शामिल किया गया और उनके भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कम करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता बनाया गया। मतलब अब क्या है? अब रवांडा में किगाली एग्रीमेंट के तहत अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के देश हैं वो 2019 से HFCs में कटौती के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उनके लिए उनको इसकी कटौती करनी ही पड़ेगी। HFCs की कटौती के लिए अलग अलग समय सीमाएं भी बनाई गई और जिन समय सीमाओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय EU के देश शामिल हैं। पहला जो ग्रुप है इसमें अमेरिका और EU के देश शामिल हैं। वे 2018 तक, अमेरिका और EU के जो देश हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उनको 2018 तक HFCs के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन को स्थिर करने की बात हुई, स्टेबल करने की बात हुई। तो पहले ग्रुप में जो देश हैं, जैसे अमेरिका और EU के देश, उनको 2018 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को स्थिर करने की बात कही गई और एक लक्ष्य दिया गया कि 2036 तक, 2036 तक इसे 2012 के लेवल से लगभग 15% कम करेंगे। यानी 2 लक्ष्य दिए गए। किसको? ग्रुप 1 के लोगों को। ग्रुप 1 में कौन था? अमेरिका और EU था। इनसे कहा गया कि आप 2018 तक HCFC यानी HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको स्थिर कर लीजिएगा। और एक और लक्ष्य दिया गया कि 2036 तक, 2036 तक HFCs का जो प्रोडक्शन है उसको 2012 का जो HFCs के लेवल था उससे 15% कम भी कर दीजिएगा। ग्रुप 1 यानी अमेरिका और EU के लिए देशों के लिए लक्ष्य था। फिर दूसरे देश आए जिसमें चीन, ब्राज़ील और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ थी। इनको क्या लक्ष्य दिया गया? इनको लक्ष्य दिया गया कि 2024 तक HFCs के उपभोग को स्थिर कर लीजिए। इनको लक्ष्य 2024 तक दिया गया। चीन, ब्राज़ील और जितने अफ्रीकन कंट्रीज़, इनसे कहा गया कि 2024 तक। और
EU को क्या कहा गया था 2018 तक, तो 24 तक इनको कहा गया कि HFCs के जो उपभोग हैं उनको स्थिर कर लीजिए और 2045 तक 2021 के लेवल से 20% कम कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए इस बात को, कॉपी पेन लेके नोट भी कर लीजिएगा कि दूसरे ग्रुप में, दूसरा जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में चीन, ब्राज़ील और अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, उनको 2024 तक 2024 तक HFCs के कंजम्पशन को स्थिर करने के लिए कहा गया और 2045 तक इसको 2021 के लेवल से 20% कम करने के लिए कहा गया। जहां EU के देशों को, अमेरिका को 2036 तक 2012 के लेवल से 15% कम करने के लिए कहा गया था, वहीं ग्रुप दूसरे के यानी ग्रुप 2 में जो चीन, ब्राज़ील और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उसको 2024 तक स्टेबल करने के लिए और 2045 तक 221 के लेवल से 20% कम करने के लिए कहा गया। तीसरा ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब इस तरह के देश शामिल थे। इनको क्या लक्ष्य दिया गया, इनको थोड़ा सा और बढ़ा के दिया गया। इनको कहा गया कि आप 2028 तक 2028 तक HFCs के कंजम्पशन को स्थिर करेंगे, स्टेबल करेंगे और क्या करेंगे 2047 तक, यानी इंडिया का, अभी इंडिया का लक्ष्य इसमें अलग से पूछ लेते, तो इंडिया का लक्ष्य क्या है कि 2028 तक HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के जो कंजम्पशन है, जो उनका उपभोग है, उसको स्थिर करेंगे और 2047 तक 2025 के लेवल से 15% रिड्यूस करेंगे। तो इंडिया के लिए लक्ष्य क्या है कि 2028 तक HFCs के जो उपयोग है, जो कंजम्पशन है, उसको स्टेबल कर लीजिएगा और 2047 तक 2025 के लेवल से 15% कम कर देंगे। ठीक है। अब इंडिया सहित जितने भी साथी देश हैं वो इसके प्रयास में लगे हुए हैं और जितने भी भारत अब स्कीम्स बना रहा है वो इनके रिडक्शन के लिए ही बना रहा है। ठीक है। अब इंडिया ओजोन लेयर के रिडक्शन के लिए इंडिया क्या कर रहा है। ठीक है। देखिए, भारत ने वियना कन्वेंशन के पे 1991 में साइन किया। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे 1992 में साइन किया, यानी वियना कन्वेंशन में 1991 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1992 में, यानी अपने आप को बाध्यकारी भारत ने कब बनाया, 1992 में बनाया। तो भारत में जो कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल और बीजिंग संशोधन में भी इसको सत्यापित किया है। मतलब जो कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल, बीजिंग में संशोधन हुए थे उसमें भी भारत सत्यापित था और उन चीज़ों को उसने एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है। भारत CFC 11, CFC 12, CFC 113, हेलन, HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन करता है और ये भारत में बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स हैं, एग्रीकल्चरल ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको बनाने में इसका योगदान है। तो भारत ऐसे ही जब किसी समझौते में आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में इसका इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होगा वो आएगा। ठीक है। इसके अलावा UNDP ने भारत सरकार को HFCs को धीरे धीरे 2030 तक बाहर करने के लिए हेल्प करने की बात कही है, यानी UNDP मदद कर रहा है भारत को कि भारत 2030 तक धीरे धीरे HFCs को क्या करे, HFCs को धीरे धीरे अलग कर दे, धीरे धीरे ख़त्म कर दे। तो भारत प्रतिबद्ध भी है, जितने भी नियम भारत बना रहा है आज, जिन जिन चीज़ों को बना रहा है या जो रेगुलेशंस ला रहा है
वो सभी इन्हीं मॉन्ट्रियल और वियना कन्वेंशन में, जो कि भारत साइंड है, भारत ने एक्सेप्ट किया है। दैट्स वाई इंडिया अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे भारत में ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना इसी का है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इसी गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। तो आज का वीडियो हमारा था ओजोन लेयर जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे उसके लिए किगाली एग्रीमेंट। तो हमने 3 पार्ट में देखा इसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, वियना कन्वेंशन देखा, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद फिर हमने जो रवांडा में किगाली एग्रीमेंट हुआ था इसको देखा। देखिए मैंने इस सभी की नोट्स आपको स्क्रीन पे हैं, आप जब नोट्स आएगा तो स्क्रीन से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसके जो पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसे एसिडिफिकेशन कहते हैं, अम्लीकरण कहते हैं। तो एसिडिफिकेशन के साथ हम फिर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिफिकेशन, क्या उसके इम्पैक्ट हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ भी मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।